अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप अपनी जो न्यू क्लासेस हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 2 है जिसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके जो एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, इनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल। तो क्यों जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी यानी तवानाई है ना, पहले शेल से दूसरे शेल में जाने पर बढ़ जाती है। इसका जो आंसर है, एज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द फर्स्ट शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस, क्योंकि जो फर्स्ट शेल होता है वो न्यूक्लियस के करीब होता है ना। तो जब वो मूव करता है ना फर्स्ट शेल से टू द सेकंड शेल, सेकंड वाले शेल की तरफ, जो कि मतलब फार्दर हुआ ना, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हुआ, तो देयर एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज दे मूव अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। क्योंकि उस वक्त ना उसकी तवानाई बढ़ती है क्योंकि वो न्यूक्लियस के कशिश के खिलाफ हरकत करता है ना। जो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसके अगेंस्ट वो मूव कर रहा होता है, तो इस वजह से उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है। द फर्स्ट शेल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जो पहला शेल होता है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है, कीपिंग इलेक्ट्रॉन्स एट लो एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रॉन को ना लोअर एनर्जी पे रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वहाँ कम होती है। इन द सेकेंड शेल द अट्रैक्शन इज़ वीकर, दूसरे शेल में उसकी जो अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियस की, वो थोड़ी कमज़ोर होती जाती है। सो इलेक्ट्रॉन्स मस्ट एब्जॉर्ब एनर्जी टू मूव देयर, तो उनको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है वहाँ पे मूव करने के लिए, रिजल्टिंग इन हाई एनर्जी लेवल्स। इस वजह से वो जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको वहाँ पे बड़े ऑर्बिट में, क्योंकि जो सेकंड शेल होता है वो बड़ा होता है, वहाँ पे मूव करने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। वाई इज़ इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। गैस जो है ना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दबाव कम करना, उसका क्यों ज़रूरी होता है। इसका जो आंसर है, लोअरिंग द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब रिड्यूसेस द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अलाउइंग इलेक्ट्रॉन्स टू मूव मोर फ्रीली। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दबाव को कम करने से ना, प्रेशर को कम करने से गैस के जो मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को ईजीली यानी फ्रीली मूव करने में आसानी होती है। दिस डिक्रीजेस कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल्स, मेकिंग इट ईजियर फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू एक्सेलरेट एंड आयोनाइज द गैस। इससे गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान में जो कोलिजन है ना, टकराव, वो कम हो जाता है क्योंकि पार्टिकल्स ही कम है, और इलेक्ट्रॉन्स को गैस के आयोनाइज करने में हेल्पफुल होता है ना। वो आयोनाइज मीन उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयोनाइजेशन क्रिएट्स अ ग्लोइंग प्लाज्मा, और इसी आयोनाइजेशन की बदौलत जो प्लाज्मा है उसके अंदर ग्लो जो है वो प्रोड्यूस होता है, यानी चमक पैदा होती है, विच हेल्प्स इन स्टडिंग कैथोड रेज एंड अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसी की वजह से कैथोड रेज को स्टडी करना उसमें हेल्पफुल होता है ये, और उसके अलावा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको समझने में भी ये हेल्पफुल है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो रवायती तस्वुर है ना, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, वो क्या है। हाउ हैज़ दिस कॉन्सेप्ट चेंज्ड विद द टाइम, और ये वक्त के साथ साथ इसमें कैसे तब्दीली आती रही, यानी इसके ऊपर जो मुख्तलिफ थ्योरीज थी वो वक्त के साथ साथ कैसे तब्दील होती रही हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, पहला जो पॉइंट है वो हम लिख सकते हैं ना कि जे थॉमसन जो था, इलेक्ट्रॉन्स आर, उसने जब ये प्रूव किया था ना 1897 में कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्मॉल नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये छोटे होते हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दे आर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था कि ये मुस्बत चार्ज शुदा जो मतलब स्फीयर है ना, गोल हिस्सा, उसमें मौजूद होते हैं, और इसको प्लम पुडिंग मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था। ये फर्स्ट थ्योरी थी इसकी। सेकंड में जब रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें 1911 में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट
a dense positively charged nucleus like planets around the sun। के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द जैसे प्लैनेट्स यानी सैयारे मूव करते हैं ना राउंड द ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल उस तरह का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। लेकिन उसके बाद जब बोहर की थ्योरी आई 1913 में कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, जिनको शेल्स का नाम दिया गया अराउंड द न्यूक्लियस के, उन्होंने जो बोहर की थ्योरी थी या मॉडल था उनका, उसने जो अपनी एजम्पशंस दी थी उसमें उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फिक्स एनर्जी लेवल जिनको शेल कहते हैं उसमें मूव करते हैं, यानी जो शेल्स हैं उनकी एनर्जी चेंज नहीं होती और इसमें हर टाइम जो न्यूक्लियस के राउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। जबकि फिर नेक्स्ट में जो क्वांटम मॉडल था ना जिसको मॉडर्न थ्योरी कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन ऑर्बिटल्स एज अ क्लाउड नॉट इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन एक मतलब मखसूस ऑर्बिट में नहीं बल्कि मुख्तलिफ जो ऑर्बिटल्स हैं ना उसमें मौजूद होते हैं। तो देयर एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोशन आर अनसर्टन, और उनकी जो स्पेसिफिक जगह नहीं होती बल्कि वो गैर यकीनी होती है हर टाइम, क्योंकि वो मूवमेंट जो करते रहते हैं। दे शो बोथ पार्टिकल एंड वेव बिहेवियर। तो इसकी जो क्वांटम थ्योरी है इसके थ्रू ये वाली भी नई जो ऑब्जर्वेशन थी कि इसमें ना दो तरह की खूबियाँ पाई जाती हैं कि ये पार्टिकल की तरह भी होते हैं और वेव्स की तरह का बिहेवियर भी होता है इनका। तो इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई द न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। ये जो रेडियो एक्टिव यानी तापकार अनासर के न्यूक्लियाई क्यों गैर मुस्तहकम होते हैं ना, अनस्टेबल क्यों होते हैं वो। इसका जो आंसर है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल ड्यू टू एन इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस जो होते हैं ना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, क्योंकि नंबरिंग में उनमें फ़र्क होता है, यानी न्यूट्रॉन या कम होते हैं कभी कभी उनके ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये इम्बैलेंस होते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, दिस वीकन्स द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट होल्ड्स द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो ये जो मजबूत न्यूक्लियर की कुव्वत होती है उसको कमज़ोर कर देता है ये जो इम्बैलेंसिंग है ना, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ी रखता है। इसी तरह when repulsive force between protons exceed the nuclear force, instability occurs। कि जब प्रोटॉन्स के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स है, न्यूक्लियर जो फोर्स है उससे ज़्यादा हो जाए तो ये इम्बैलेंस जो है ये क्रिएट हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट में ना, टू रीगेन स्टेबिलिटी, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए न्यूक्लियस इमिट्स रेडिएशन। तो न्यूक्लियस जो होता है वो एमिट करता है ना रेडिएशन, यानी उसके अंदर से डिफरेंट रेज निकलती रहती हैं, जैसे अल्फ़ा रेज हैं, बीटा रेज हैं या फिर गामा रेज हैं। तो ये वाली रेज इन पार्टिकल इसमें से ना जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनमें से निकलती रहती हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर लें। इसी तरह जो इसका फिफ्थ पॉइंट है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। तो ये जो अमल है, ये जो इसके अंदर से अल्फ़ा बीटा और गामा रेज का इमिट होना, तो इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हाउ डिड the scientists conclude that the same type of electrons and protons are present in all the elements। डिस्चार्ज ट्यूब तजर्बात के दौरान साइंसदानों ने कैसे नतीजा अखज़ किया कि तमाम अनासर में एक ही किस्म के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। इसका जो आंसर है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जे थॉमसन ऑब्जर्व्ड दैट कैथोड रेज वर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ द गैस और मेटल यूज्ड। तो जे थॉमसन ने देखा था कि जो कैथोड रेज है ना हमेशा प्रोड्यूस होती हैं, तो चाहे कोई गैस हो या फिर जो मेटल है, बेशक कोई मेटल हो उसको बेशक यूज़ करें। देयर चार्ज टू मास रेशियो रिमेन्ड कांस्टेंट प्रूविंग ऑल एटम्स हैव आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका जो चार्ज टू मास रेशियो थी ना वो कांस्टेंट थी, यानी यकसां थी। तो जिससे ये बात प्रूव हुई कि तमाम जो एटम्स हैं उनमें एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसी तरह जो प्रोटॉन्स हैं, गोल्डस्टेन कैनाल रेज जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वर फाउंड इन ऑल गैसेस। तो गोल्डस्टेन की जो कैनाल रेज यानी मुस्बत जो ज़र्रात हैं वो तमाम गैसों में पाई गई,
द प्रोटॉन द लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल वाज आइडेंटिकल इन ऑल एलिमेंट्स। तो ये जो सबसे हल्का है ना, लाइट वेट मुस्बत यानी पॉजिटिव पार्टिकल है, तो तमाम एलिमेंट्स में ये एक जैसा था। इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 जो है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की जो साख्त है ना, स्ट्रक्चर, उसकी वजाहत करनी है। इसका जो आंसर है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। हाइड्रोजन एटम की साख्त को ना दर्ज झैल मराहिल में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसकी वजाहत कर सकते हैं। नंबर 1 जो है, बोहर्स मॉडल जो है, इन 1913 नील बोहर proposed a model explaining the energy levels of electrons। 1913 में नील जो बोहर ने एक मॉडल पेश किया था जो इलेक्ट्रॉन्स की तवानाई की सतहों को बयान करता था ना, यानी एनर्जी लेवल्स जो थे ना इलेक्ट्रॉन्स, उनको बयान करता था। सेकंड जो है, कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी हाइड्रोजन एटम की जो बनावट है वो, अ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन जो कि उसके न्यूक्लियस में होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो उसके जो ऑर्बिट्स हैं उनमें रिवॉल्व कर रहा होता है। इसी तरह जो चार्जेस ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी उसके ऊपर जो ज़र्रात के ऊपर या पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो, द प्रोटॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज वाइल इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन जो होता है उस पर मस्बत चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव या मनफी चार्ज होता है। नेक्स्ट में जो इसका पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन के शेल्स हैं या मद्दार हैं, द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस एज अ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी बरकी कुव्वत की वजह से न्यूक्लियस के गिर्द एक मखसूस तवानाई की सतह पर गर्दिश करते हैं, यानी ये डिपेंड करते हैं कि उनके में ना कितनी एनर्जी है, तो उस वाले शेल या मद्दार में ये मूव करते हैं। फिर जो 5th पॉइंट है इसका, सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के सबसे सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का। द हाइड्रोजन एटम इज़ द सिंपलेस्ट एटम विद इट्स सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम सबसे सादा एटम है जिसका एक यानी वाहिद इलेक्ट्रॉन जो 1s जो इसका मद्दार है ना, उसमें न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है। सेकंड जो क्वेश्चन है, हाउ डज द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो जो केमिकल कंपोजिशन है ना, कीमियाई साख्त का नज़रिया, किस तरह तापकार जो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ज़रिए जो जोहरों की आयोनाइजेशन की वजाहत करता है, यानी हाउ डज द थ्योरी ऑफ एटम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स, यानी एटम जब आयंस में कन्वर्ट होते हैं और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की वजह से, तो इसकी वजाहत करनी है। तो इसका जो आंसर है, आयोनाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच एन एटम गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयंस। कि आयोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक जो पार्टिकल है या एटम है वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है या लूज़ करता है। तो जब भी कोई पार्टिकल जो है या एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो वो कैटायन बन जाता है, यानी पॉजिटिव पार्टिकल बन जाता है, और जब वो गेन करता है ना इलेक्ट्रॉन को, तो वो नेगेटिव आयन मीन एनोइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह व्हेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिकेज इट एमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेज। जब तापकार आइसोटोप्स है ना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ये जब ब्रेक डाउन होता है, इसका डीके होता है, इसका टूटता है जब ये, तो इससे ये डिफरेंट रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होती है ना, और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं या फिर गैमा पार्टिकल्स हैं। तो इस फॉर्म में रेडिएशन या उसके अंदर से जो रेज़ निकलती हैं, ये अल्फ़ा, बीटा और जो गामा पार्टिकल्स हैं या रेज़ हैं, जो ये पॉजिटिव रेज़ होती हैं, नेगेटिव रेज़ होती हैं और न्यूट्रल रेज़ होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है, दीज रेडिएशंस हैव इनफ एनर्जी टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स लीडिंग टू आयोनाइजेशन। तो ये जो तापकार शुआएँ हैं, मतलब रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, उनकी जो रेज़ हैं, उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो
एटम से इलेक्ट्रॉन्स को ना वो रिमूव कर सकती हैं, जिसकी नतीजे में आयोनाइजेशन होती है, यानी उसमें जो आयन बनने का जो प्रोसेस है वो हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ रेडिएशन है आगे और उसके इफ़ेक्ट्स। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, लार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दे रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स अपॉन कोलिजन। तो जब ये एटम से टकराते हैं तो इनसे इनके इलेक्ट्रॉन्स को ना ये निकाल सकते हैं, यानी रिमूव करा सकते हैं। इसी तरह जो बीटा पार्टिकल्स हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स दैट आयोनाइज एटम्स बाय रिपेलिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यानी बहुत स्पीड में होते हैं, जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं और उसको आयोनाइज यानी आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह जो गामा रेज हैं, हाई एनर्जी इनकी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट पेनिट्रेट डीपली एंड नॉक इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ देयर ऑर्बिटल्स। तो गामा जो रेज हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स होती हैं ना ये, और जो ज़्यादा डीपली ना मटेरियल के अंदर तक जा सकती हैं और जो एटम्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को पुश आउट कर सकती हैं। इसकी जो एग्जांपल है, व्हेन अ सोडियम एटम इज एक्सपोज्ड आयोनाइजिंग रेडिएशन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन Na पॉजिटिव। जैसे सोडियम जो है उसका जो एटम है ना, उसको जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उनकी रेज के सामने मतलब रखते हैं तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज कर देता है, जिससे ये मुस्बत पार्टिकल यानी पॉजिटिव Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी जो इक्वेशन है, यानी सोडियम जो है Na, इस पे जब एनर्जी रिएक्ट करती है ना, ये जो वेव्स हैं रेडियो एक्टिव वेव्स, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव में और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो तापकारी या रेडियो एक्टिविटी क्या है, उसके बाद तापकार आइसोटोप्स जो होते हैं ना उनके 3 इस्तेमालात जो हैं वो बताने हैं। तो रेडियो एक्टिविटी इज़ द प्रोसेस इन विच अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये जो रेडियो एक्टिविटी है, ये तापकारी, ये वो अमल है जिसमें जो इम्बैलेंस यानी या अनस्टेबल गैर मुस्तहकम एटमी जो न्यूक्लियस होते हैं ना, एटॉमिक न्यूक्लियस, उसके जो न्यूक्लियस की जो एनर्जी है उसको रेडिएशन की शक्ल में इमिट करते हैं यानी खारिज करते हैं। तो इससे क्या होगा कि दिस हैपन्स व्हेन द न्यूक्लियस हैज़ एन इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये इस वक्त होता है जब न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का तवाज़न ना हो, यानी उनकी तादाद सिमिलर ना हो। इसकी जो एप्लीकेशंस है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की, नंबर 1 जो है मेडिकल यूज़, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट 60 आर यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। तो जैसे तापकार आइसोटोप्स है ना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, कोबाल्ट 60 जो है उसको रेडिएशन थेरेपी में कैंसर के जो सेल्स हैं उनको ख़त्म करने, रिमूव करने या किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह आयोडीन 131 जो है हेल्प्स डायग्नोज एंड ट्रीट थायराइड प्रॉब्लम्स। तो आयोडीन जो है ना 131, उसको थायराइड, ये जो स्लाइवा जो बनता है हमारे जो थ्रोट है इसमें और जो माउथ की इनर साइड है वहाँ पे मसाइल जो इसकी जो मतलब बीमारियाँ वगैरह होती हैं उनकी तशखीस और इलाज में इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड जो है इंडस्ट्रियल यूज़ में, जैसे रेडियोग्राफी है। रेडियम जो है 192 इज़ यूज्ड इन गामा रे इमेजिंग टू इंस्पेक्ट वेल्स एंड डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल स्ट्रक्चर्स। तो रेडियम जो है ना 192, इसका जो गामा रे इमेजिंग में ना ये जो वेल्डिंग वगैरह की जांच और जो मेटल्स वगैरह हैं उनके बीच में जब क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे बड़ी मशीनें हैं लेकिन आप उसके अंदर जाके नहीं देख सकते, तो उनमें कोई क्रैक्स या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो कार्बन डेटिंग है, आर्कियोलॉजी, कार्बन 14 हेल्प्स डिटरमाइन द एज ऑफ एंशियंट ऑब्जेक्ट्स बाय मेजरिंग द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन इन ऑर्गेनिक मटीरियल्स। तो कार्बन डेटिंग जो है जिसमें जैसे ये आसार कदीमा वगैरह में यूज़ होती है, तो कार्बन 14 के ज़रिए जो ऑर्गेनिक मटीरियल्स हैं, नामियाती मवाद, तापकार जो रेडियो एक्टिव कार्बन है ना उसके ख़ात्मे की पैमाइश करके
कदीम अशिया की उम्र मालूम की जाती है, यानी ये ख़ास तनासुब से कम होता है कार्बन 14। जैसे फॉसिल्स है ना, पुराने जो ढांचे या फिर स्केलेटन वगैरह जो मिलते हैं, तो उसमें कितने पोर्शन, कितने परसेंट उसकी रेशो कम हुई है ना, तो उससे पता चलता है कि इस यानी फॉसिल की वो जो ज़मीन से या पुरानी चीज़ें जो मिली हैं उनकी एज कितनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मरकरी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ ये कुछ डेटा गिवन है, तो इससे रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है मरकरी का। तो इसका जो सोल्यूशन है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द फार्मूला, उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं जो सिंपल फॉर्म में लिखा गया है ना, कि रिलेटिव एटॉमिक मास ये इक्वल होता है आइसोटोप मास मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल अबंडेंस। तो इसके मास को इसके फ्रैक्शनल अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ये फर्स्ट वाली वैल्यू है, ये जो मरकरी की 196 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो सामने है ना 0.0146%, परसेंट मीन कि इसके नीचे 100 है परसेंट की वजह से, तो उसकी वजह से इसके स्टार्ट में ना 2 ज़ीरो मज़ीद लगा लेनी है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 196 को 0.014 और इसके स्टार्ट में 2 ज़ीरो और लगानी है। इसी तरह जो सेकंड वाला है 198, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10.02%, क्योंकि इसके भी एंड में परसेंट है, तो इसके स्टार्ट में भी ये जो पॉइंट को इसको लेफ़्ट साइड पे 2 पॉइंट मूव कर लेंगे परसेंट की वजह से। तो इस तरीके से इन सब की जो आंसर हैं मल्टीप्लाई के बाद उनको सम अप करना है। तो ये प्रोसीजर जो है ये नीचे किया गया है, यानी जो फर्स्ट वाला है उसका अलग से, प्लस सेकंड वाले का अलग से, थर्ड वाले का अलग से। तो फिर इन सब आंसर्स को सम अप करना है। तो जो ये आंसर आ रहा है ये लिखना है 200.4। तो इस तरह ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी कंप्लीटेड हैं। नेक्स्ट में जो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस हैं, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन साइंटिस्ट सिंथेसाइज एलिमेंट्स इन द लेबॉर्ट्री, साइंसदान जो है लेबॉर्ट्री में अनासिर कैसे तख्लीक कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, साइंटिस्ट सिंथेसाइज एलिमेंट्स यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस which involve bombarding nuclei with high energy particles like protons, neutrons और smaller nuclei। तो साइंटिस्ट जो हैं एलिमेंट्स को न्यूक्लियर रिएक्शंस के ज़रिए तख्लीक करते हैं, उस तरह जिसमें जो न्यूक्लियस है ना उसके जो पार्टिकल्स को ज़्यादा जो एनर्जी वाले जो पार्टिकल्स हैं उस पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या छोटे न्यूक्लियस से उसको कोलिजन कराई जाती है ना, मतलब बम्बार्टमेंट की जाती है रेज के थ्रू। तो देयर आर 3 मेन मेथड्स फॉर सिंथेसाइजिंग के ना 3 बेसिक जो मेन मतलब मेथड्स हैं, तरीके हैं। उनमें फर्स्ट जो है ना पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, हैवी न्यूक्लियाई आर एक्सेलरेटेड टू हाई स्पीड्स एंड कोलाइड विद टारगेट एटम्स, यानी पार्टिकल जो एक्सेलरेटर्स हैं भारी न्यूक्लियस को ना तेज़ रफ्तारी से जो मुतलका या हदफ वाले एटम्स हैं उनके साथ टकराया जाता है। फॉर एग्जांपल प्लूटोनियम जो है 244 बम्बार्डेड विद कैल्शियम 48 प्रोड्यूस्ड एलिमेंट 118 ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो एलिमेंट है ये प्रोड्यूस होता है। इसी तरह सेकंड जो है ना न्यूक्लियर फ्यूजन, लाइट इमिट्स लाइक हाइड्रोजन फ्यूज अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर टू क्रिएट हैवियर एलिमेंट्स सिमुलेटिंग द प्रोसेस इन स्टार्स। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसकी वैसे जो न्यूक्लियर का चैप्टर है ना उसमें इसकी डिटेल है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल में हम इसको थोड़ा सा डिस्कस आउट करते हैं कि ये जो लाइट वाले एलिमेंट्स हैं ना जैसे हाइड्रोजन वगैरह, इसको इंतहाई दर्जा हरारत ना यानी ज़्यादा से टेम्परेचर और प्रेशर के तहत इनको जोड़ा जाता है, यानी कंबाइन किया जाता है ना, तो इससे एक हैवी एलिमेंट बनाया जाता है। जैसे सितारों में ना होता है, जैसे स्टार्स में ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये जैसे सन है ना वहाँ पे भी फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन इन रिएक्टर्स हेल्प प्रोड्यूस आइसोटोप्स लाइक प्लूटोनियम 239 फ्रॉम यूरेनियम 238। तो जोहरी रिएक्टर जो है ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स न्यूट्रॉन्स को जज़ब होने से ना यानी उसको एब्जॉर्ब करके यूरेनियम 238 से पोलोनियम 239 जैसे आइसोटोप्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। तो मैनी सिंथेटिक एलिमेंट्स लाइक टेक्नीडियम जो है ना 99 आर अनस्टेबल एंड डीके रैपिडली। बहुत से जो
आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं जैसे टेक्नीटियम जो है 99, ये अनस्टेबल होते हैं और ये जल्दी जो है ये डीके हो जाते हैं जल्दी से। तो इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट एन एटम, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो एक निज़ाम जो हमारे निज़ाम शमसी की तरह है एक एटम में मौजूद है, इस बयान पर ना तबसरा करना है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, द स्टेटमेंट इज़ एन एनालॉजी कंपेयरिंग एन एटम स्ट्रक्चर टू द सोलर सिस्टम। तो ये बयान ना एक तशबीह है जो एटम की साख्त को ना जो सोलर सिस्टम से इसका मुवाजना करती है। यहाँ पे एनालॉजी जो है ये कंपैरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स often used to explain a complex concept by relating it to something familiar। तो ये जो मुशाबहत होती है ना दो चीज़ों के दरमियान, उसमें एक मुवाजना किया जाता है। तो अक्सर किसी पेचीदा तसव्वुर को ना किसी ऐसी चीज़ से जोड़कर समझाने की कोशिश की जाती है जिसके बारे में आपको पता हो। हाईलाइटिंग सिमिलैरिटीज़ टू एड अंडरस्टैंडिंग, ताकि ना इसकी तफहीम से उसको मतलब सिमिलैरिटीज़ को उजागर करके तो उसके बारे में समझ बताई जा सके कि ये क्या है। इसका जो आंसर है, द स्टेटमेंट इज़ एन एनालॉजी कंपेरिजिंग एन एटम स्ट्रक्चर टू द सोलर सिस्टम। तो ये बयान जो है ये एक तशबीह है जो एटम की साख्त को ना शमसी निज़ाम से मुवाजना करती है उसका। इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल द न्यूक्लियस इज़ लाइक द सन एट द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इट लाइक प्लैनेट्स। तो बोहर का जो जौहरी मॉडल था ना, मरकज़ में न्यूक्लियस सूरज की तरह होता है, यानी जो सेंट्रल है ना न्यूक्लियस वाला पार्ट वो सूरज की तरह है और इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके राउंड में ना प्लैनेट्स की तरह रिवॉल्व कर रहे हैं। हाउएवर दिस एनालॉजी इज़ लिमिटेड बिकॉज एटॉमिक बिहेवियर फॉलोज क्वांटम मैकेनिक्स नॉट क्लासिकल मैकेनिक्स। ताम ये जो तशबीह है, ये जो एनालॉजी है ये थोड़ी लिमिटेड सी है ना, क्योंकि एटमी जो बिहेवियर है एटॉमिक बिहेवियर मैकेनिक्स की बजाय ये क्वांटम मैकेनिक्स के असूलों पे काम करता है। अभी जो नई जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड वर्सेस फिक्स्ड ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉलो डेफिनेट सर्कुलर पाथ्स बट एग्जिस्ट इन प्रोबेबिलिटी रीजन्स कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये मखसूस दायरों में हरकत नहीं करते ना, मखसूस इनके ख़ास ऑर्बिटल्स नहीं होते बल्कि इनके इम्कानात होते हैं कि ये किस किस रीजन में पाए जाते हैं और उन सारी जगहों को जहाँ जहाँ वो हो सकते हैं वो जगह ऑर्बिटल्स कहलाती हैं। इसी तरह जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो बोथ द पोजीशन एंड स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। तो ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके मुताबिक एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी जो स्पीड है ना ये मालूम करना मुमकिन नहीं है, यानी वो हर टाइम मूवमेंट करता रहता है। तो इस वजह से ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ मालूम नहीं की जा सकती। इसी तरह जो फोर्सेज हैं, electrons are held by electromagnetic forces while planets are held by gravitational forces। तो एटम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से जुड़े होते हैं, जबकि जो प्लैनेट्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए एक दूसरे को हेल्ड किए रखते हैं या अपनी तरफ खींची रखते हैं ना एक दूसरे को। तो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये जो जदीद क्वांटम मैकेनिक्स है ये ज़्यादा दुरुस्त वजाहत फराम करती है एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 के ये सारे भी कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो हमारा जो चैनल है वहाँ पे इस बुक की प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो दिया गया है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।